डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। नेक्स्ट यूनिट आपको स्टार्ट करना था, कल बोला गया था फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। आपका फोर्स हो गया था, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा आपका कंप्लीट हो गया था। आपको आज स्टार्ट करना था बेटा क्या, फ्रिक्शन। बोला गया था आप लोग लास्ट जो टॉपिक था उससे क्वेश्चन आप कर डालिएगा। ठीक है, तो देखो आगे कुछ बेहतर करना है तो जो भी चीज़ें आपको पढ़ा दी आ रही हैं, ठीक है, वो आप कर डाला करिए। ये बात अलग का है जो आपका क्लास में होके जो हमारी क्या एजुकेशन मिल पाती है वो ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी कॉन्सेप्ट है सारी चीज़ें आपको हर कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आपके हो जाते हैं तो आप घर पे बाकी कर लिया करिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक आप नहीं मेहनत करेंगे तब तक फिलहाल रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट तभी आएगा जब आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी मिले और दूसरी चीज़ें हैं आप मेहनत करें, जो चीज़ें आपको पढ़ा दी जा रही है वो चीज़ें आपकी मेंटेन रहे। इतना करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बेटा, देखिए यूनिट आपको जब स्टार्ट करना था हम लोग को फ्रिक्शन स्टार्ट करना था। तो देखिए फ्रिक्शन में होता क्या है, इसी को हिंदी में पढ़ते बेटा, जो हिंदी में पढ़े होंगे लोग घर्षण बोलते हैं। हिंदी में इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, घर्षण बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये टॉपिक जो होती है इसी को हम लोग हिंदी में घर्षण बोलते हैं। ठीक, अब क्या होता है फ्रिक्शन या घर्षण क्या होता है। देखो होता क्या है, अगर दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं बेटा, ठीक है, जब दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है, या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या तो बेटा होने की टेंडेंसी। देखो फ्रिक्शन तभी डेवलप होता है जब दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में या तो क्या रिलेटिव मोशन हो रहा हो ऑलरेडी, या तो बेटा होने की टेंडेंसी हो। तो उनके क्या कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है, जिसे हम टर्म देते हैं बेटा फ्रिक्शन फोर्स। अगर सरफेस आपका रफ है, सरफेस में रफनेस है, तो उस कंडीशन में अगर दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस एक दूसरे के रिलेटिवली मोशन की टेंडेंसी हो या मोशन कर रही हो, जैसे मान लो ये है, आप रब करते हो ना, जैसे ठंडक के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हाथ बहुत ठंडा हो जाता है तो रब करते हैं। रब करने का मीनिंग क्या हुआ कि इनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एक हीट डेवलप होता है। जब भी हम वर्क डन करते हैं, ठीक है, वर्क जो होगा, जो एनर्जी हम खर्च करते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में हमारा क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो जो वर्क हम कर रहे हैं इसका कुछ पार्ट आपका किसमें, इसके क्या फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करने में खर्च हो रहा है, इसीलिए हमारी हीटिंग होती है। तो हीटिंग कब ऐसे आप पकड़ेगा, तो उस केस में अगर आपने कोई इसके मोशन की टेंडेंसी नहीं है तो इस कंडीशन में आपका फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन तब होता है जब इनमें रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है, या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या तो होने की टेंडेंसी। हमने ये है, अभी हो नहीं रहा है बेटा, लेकिन हम इस पर प्रेस कर रहे, करना चाह रहे हैं, तो आपका फ्रिक्शन डेवलप होगा। लेकिन ऐसे केवल आप टच में रखे हुए तो फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता है। यानी कि फ्रिक्शन डेवलप होने के लिए एक तो कंडीशन आपके हो गए, दोनों जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, फिजिकल कांटेक्ट में हो बेटा। किसके में हो, फिजिकल कांटेक्ट में हो, तभी आपका फ्रिक्शन डेवलप होगा। ठीक है, अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो उस केस में फ्रिक्शन का डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे आप रोडवेज पे खड़े हो, कोई कंपनी वाक पे है, और उस कंडीशन में क्या हम दोनों के बीच फ्रिक्शन डेवलप होगा, नहीं। ठीक, मतलब फिजिकल कांटेक्ट का होना कंपलसरी होता है अगर फ्रिक्शन को डेवलप करना है दो सरफेसेस के बीच में। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती हैं। दूसरी चीजें होती है, हमेशा जो फ्रिक्शन होता है ये बेटा फोर्स हमेशा क्या मोशन का अपोज करता है। मोशन का अपोज करने का मतलब जिस भी डायरेक्शन में बॉडी में मूवमेंट की टेंडेंसी होगी, अगर उनके उन पे फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है उस बॉडी पे, तो हमेशा वो उस बॉडी के मोशन का क्या करेगा, अपोज करता है। उस कंडीशन में ऑलवेज वो मोशन का क्या करेगा आपका बेटा, अपोज करता है। ठीक है, तो हमेशा उस पर एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है। ऑलवेज जो फोर्स डेवलप होता है वो कैसा होता है, अपोजिंग नेचर का होता है। तो उसी को हम लोग टर्म दे लेते हैं बेटा फ्रिक्शन फोर्स कह लेते हैं। बात तो कुछ क्लियर हुई होंगी। बात, अब दो अगर सरफेसेस हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, ठीक है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की टेंडेंसी हो, तो बेटा एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। उसी फोर्स को हम लोग नाम क्या देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब कंडीशन क्या हो रहा है, जो सिचुएशन आपका होगा फ्रिक्शन के लिए जब हम लोग बात करेंगे, तो जो फ्रिक्शन फोर्स आपका हो गया, ठीक है, इसमें भी सब कैटेगराइज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, ठीक है, फिर रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक, तो ये अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं और उसके बेस पे उसका फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपली फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट इज द अपोजिंग फोर्स डेवलप बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस व्हेन दे हैविंग टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन आर ऑलरेडी दे मूव क्या रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक, तो कंडीशन आपका होता है, डिफाइन करते हैं, इट इज अपोजिंग फोर्स डेवलप्ड
between two contact surfaces when they are when between them कर दो, when between them ठीक, either when between them relative motion occurs are OR है बेटा, are having tendency to relative motion, या तो उनके बीच में बेटा रिलेटिव मोशन हो रहा हो या टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन का, ठीक है। उस केस में जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है उसी को हम लोग कह लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स कह लेते हैं। क्या कहते हैं उसे बेटा? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, दिस इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। अब कंडीशन क्या होती है, जनरल जो फार्मूला हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में रिलेटिव मोशन बेटा या तो हो रहा हो या तो होने की टेंडेंसी तभी होगा जब कोई ना कोई उस पर फोर्स आपका डेवलप हो जो उसको पुल करे, ठीक है, या पुश करे, कोई पुलिंग या पुशिंग फोर्स उस पर डेवलप हो जाओ, ठीक है। अब पुलिंग पुशिंग फोर्स या तो एक्सटर्नली अप्लाई किया जा रहा हो या तो उसके किसी वेट के कंपोनेंट की वजह से डेवलप हो रहा हो, उस कंडीशन पे आपका क्या होगा, वहां पे फ्रिक्शन आपका डेवलप होता है बेटा। और सरफेस, अब पीछे वाले चार्ट हम लोग यूनिट में पढ़े थे जब लाभ मोशन, तो बोला था बेटा हर जगह वहां पे हम लोग सरफेसेस को स्मूथ लेते थे, यहाँ सरफेसेस को जो लेते हैं वो रफ लेते हैं। यहाँ पे जो भी सरफेस हम कॉन्टैक्ट सरफेस लेंगे वो कैसा लेंगे, रफ लेंगे। रफ लेने का मतलब क्या है, उनके बीच में ऑलवेज क्या होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा, उनके बीच में ऑलवेज फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो ये चीजें आपकी होती हैं। अब कंडीशन क्या देते हैं बेटा, एक जनरल हम रिलेशन लिख लेते हैं। जैसे मान लो आपका बॉडी है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा, ठीक, मास आपका m है तो वेट आपका mg होगा, और यही बेटा हमारा यहाँ पे रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स कहलाता है। रिएक्शन फोर्स या इसे को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। रिएक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स दो टर्म्स यूज किया जाता है इसके लिए। अगर इस पे एक हम लोग क्या फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा दिया F, ये F एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया, और सरफेस हमारा रफ है बेटा। सरफेस कैसा रफ है, सपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इन कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में वो टाइप म्यू है। अभी हम एक जनरल ले रहे हैं म्यू, आगे अभी हम म्यू एस और म्यू आर क्या म्यू के में इसको हम क्या सब बाइफरकेट कर लेंगे, ठीक। तो जब ये बॉडी पे फोर्स बाटा राइटवर्ड लगा रहे हैं तो इस केस में यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होगा जिसे आप फ्रिक्शन कहेंगे। वो फ्रिक्शन हमेशा इस बॉडी के मोशन का अपोज करेगा, और जब बेटा अपोज करना है तो क्या इस डायरेक्शन में होगा कि इस डायरेक्शन में होगा। अगर आपका जो फ्रिक्शन आप डेवलप कर रहे हो हमेशा फ्रिक्शन का काम है मोशन का अपोज करना, चाहे जिधर भी जाए। राइट लगाओगे तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट लगाएंगे तो राइट, हमेशा उसका टेंडेंसी ही है क्या, मोशन का वो रिलेटिव जो मोशन हो रहा है उसका वो अपोज करे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे फोर्स हम राइटवर्ड लगा रहे हैं, देखो फोर्स हमारा किधर लग रहा है, राइटवर्ड लग रहा है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा डेवलप होगा ना, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स बेटा डेवलप होगा वो टूवर्ड्स किधर होगा, लेफ्ट होगा। फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा डेवलप हो रहा है बेटा वो टूवर्ड्स हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो ये केस आपका हो गया कि जो फोर्स आपका लगेगा वो कैसा होगा, क्या होगा, यहाँ से हम दिखा लेते हैं, ठीक। अब कंडीशन इसकी वैल्यू क्या होती है, जो फ्रिक्शन फोर्स का जनरल फार्मूला हम लोग लिखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स एफ की जो वैल्यू आपकी आएगी ये म्यू इंटू आर के बराबर होता है बेटा। म्यू इंटू क्या होता है, आर के बराबर। रिएक्शन फोर्स या फोर्स कह लेते हैं। इस केस में इसी को फ्रिक्शन या नॉर्मल कहेंगे बेटा, कहीं कहीं स्पेशली एन से ही दिखाया गया है। तो यहाँ पे आर को हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम लोग आर से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन नाम लेते हैं, रिएक्शन या नॉर्मल तो हम वही आर के टर्म में ले रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा बेटा, आ गया एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। अब आर की वैल्यू अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है तो म्यू इंटू क्या हो गया, एम जी हो गया। म्यू इंटू क्या हो गया, एम जी हो गया। जनरल फार्मूला हम लोगों ने लिख सॉरी सर, तो उस केस में जनरल फार्मूला आप लोगों ने लिख लिया किसके लिए, फ्रिक्शन के लिए, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एम जी के बराबर हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है।
इंक्लाइन सरफेस पर रखा होगा तो वहाँ पे रिएक्शन फोर्स की वैल्यू mg cos थीटा होता था, तो म्यू इनटू mg cos थीटा ले लेंगे बेटा। तो ये चीजें हो गई, एक जनरल हमने डिस्क्रिप्शन कर लिया। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आती है हमारी बेटा। एक आता है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब एक एक चीज हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं म्यू जो है, म्यू कहलाता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ इसे फ्रिक्शन हिंदी में कहते हैं बेटा घर्षण गुणांक। हिंदी में जो पढ़े होंगे उनको बताया गया होगा, इसी को कहते हैं बेटा घर्षण गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो अब केस क्या होता है, इसमें हम सब डिवाइड कर लेते हैं। पहले लिखते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक सब पॉइंट इसमें हम लोग लिखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखो लिमिटिंग जैसे कहते हैं लिमिट को क्रॉस नहीं करिए। बार बार लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जब कहीं दो लोग के बीच में बहस होता है या कोई बातें होती है, तो लोग कहते हैं लिमिट को क्रॉस नहीं करिए। मतलब क्या लिमिट को क्रॉस ना करने मतलब कि अब उनकी मैक्सिमम जो उसको क्या चीजों को सहने की क्षमता होती है, ठीक है, वो क्रॉस हो रहा है, तो उसी को कह लेते हैं लोग कि लिमिट को क्रॉस नहीं करिए। हर चीज की क्या होती है, लिमिट होती है, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है बेटा, फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होती है। फ्रिक्शन की भी हमारी क्या होती है, एक लिमिट होती है जो मैक्सिमम अप्लाई होता है, ठीक है। और याद रखिएगा अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक और काइनेटिक बेटा। जो फ्रिक्शन के दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच डेवलप होने वाले मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो बोला जाता है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन द वैल्यू ऑफ क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इज द वैल्यू ऑफ क्या, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द क्या होगा, किसे कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, डेवलप बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम हमारी क्या होती है, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस व्हेन दे हैविंग रिलेटिव मोशन, व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, when tendency of relative motion takes place between them, थोड़ा सा between them कंप्लीट डिफिनेशन हो जाता है बेटा, क्योंकि कांटेक्ट में तभी हमारा डेवलप होगा ना, फ्रिक्शन तभी डेवलप जब उनमें रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। अदरवाइज डिफिनेशन यहीं तक कर देंगे तो भी आपका सही हो जाता है, ऐसा नहीं है। बट कंप्लीट डिफिनेशन तब होता है जैसे आपने किसी सरफेस पे किसी बॉडी को रख दिया तो फ्रिक्शन डेवलप ही नहीं होगा यार, जब तक उस पर टेंडेंसी मोशन की नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन तभी डेवलप होगा जब उसमें मोशन की टेंडेंसी होगी या मोशन वो कर रहा होगा, ठीक है, तब आपका जाके वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होगा। अगर टेंडेंसी ही नहीं है तो उस कंडीशन में क्या, और यहाँ पे भी मोशन रिलेटिव मोशन की क्या होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी स्टैटिक कंडीशन है ना, तो अभी रिलेटिव मोशन होगा नहीं, स्टार्ट नहीं है, मोशन भी स्टार्ट नहीं, स्टार्ट हो गया तब तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपका दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में बेटा मोशन स्टार्ट हो जाता है ना, तब वहां पे फिर स्टैटिक नहीं काम करता है, तब उस केस में वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन में। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि सीधे कह लो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा क्या हमने, व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिफिनेशन होता है बेटा। अगर वैसे बोर्ड में तो हम उतना डिफिनेशन कह देते काम चल जाता, बट कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये टेंडेंसी होनी चाहिए, तभी आपका फ्रिक्शन डेवलप होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी पॉइंट को क्लियर होना चाहिए आपका।
तो इसी को कह लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा, यहाँ जो कहेंगे एफ एल की वैल्यू रिलेशन जब लिखेंगे ना, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ एल। एफ एल की जो वैल्यू होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, ठीक है। और यहाँ पे म्यू की जगह पे हमारा क्या कह लीजिए आप, म्यू एस कह सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बेटा बराबर होता है, ठीक है। वो हमारा किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है, ठीक। यही चीजें हमारी जो होती है, अभी हम लोग जो स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात डिफिनीशन बेटा अलग अलग बनती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की डिफिनीशन अलग अलग बनती है। स्टैटिक फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में वेरी करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दो सरफेसेस के बीच में क्या करता है, वेरी करता है। वो डिपेंड करता है जो हमारा पुलिंग फोर्स है, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी में मोशन हो रहा है, उसकी वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। कितना वहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, बातें क्या हो रही हैं आपकी। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोगों ने लिखी है, एफ एल की वैल्यू म्यू एस इंटू आर के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। म्यू एस इंटू क्या हो गया, आर के बराबर हो गया। अब आप बात कर रहे हैं बेटा क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन की। या तो स्टैटिक कर लेते हैं फिर काइनेटिक हम करते हैं बेटा। स्टैटिक फ्रिक्शन यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, ठीक है। बोला जाता है द अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, the opposing force between two contacted surfaces when one body is at rest, ठीक, and other is tends to move, other having tends to move over the surface of the another body, over the surface of the another body, ठीक। अब यहाँ पे एक बड़ा मेन पॉइंट बनता है बेटा, एक मेन पॉइंट आपका बनता है, ठीक है। जैसे जनरली हम लोग लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू, ठीक है, अप्लाइड फोर्स जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मोशन, मोशन स्टार्ट होने से पहले जो भी हम अप्लाइड फोर्स करते हैं उसी के बराबर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होता है। और जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी होती है, जब हम यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आपकी होती है बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, उसकी वैल्यू इक्वल आर लेस देन म्यू एस इंटू आर के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स डेवलप बिटवीन, ठीक है, या फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, दैट कम्स इनटू प्ले मतलब जब वो डेवलप होता है, दैट कम्स इनटू प्ले, ठीक है, व्हेन वन बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है, एंड टेंड्स टू मूव ओवर द अदर बॉडी। वन बॉडी रेस्ट में है और दूसरे बॉडी के सरफेस पे क्या होता है, उसके मोशन की टेंडेंसी होती है, अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज द अपोजिंग फोर्स, it is the opposing force developed between two contact surfaces या two contact देखो surfaces when one body is in rest, एक बॉडी किसमें है बेटा, रेस्ट, एंड सेकेंड बॉडी हैविंग टेंडेंसी टू मूव ओवर अदर बॉडी, या ओवर फर्स्ट बॉडी कर दो या अदर बॉडी कर दो, अदर मतलब फर्स्ट बॉडी, अदर बॉडी, ठीक है। ये आपका होता है डेफिनेशन हमारा किसका बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज है कंडीशन, हम लोग यहाँ पे लिखे थे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम की अभी बात नहीं कर रहे, यहाँ खाली कहा इट इज अपोजिंग फोर्स डेवलप बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस व्हेन वन बॉडी इज इन रेस्ट एंड अदर बॉडी, ठीक है। या ऐसा कर लो सेकेंड बॉडी हैविंग टेंडेंसी टू मूव ओवर फर्स्ट कर लो, जब यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो यहाँ पे फर्स्ट है, मूव ओवर फर्स्ट बॉडी, मूव ओवर
किस पे, फर्स्ट बॉडी। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, यहां से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं बेटा। लिखते क्या है, इसकी जो वैल्यू आती है थोड़ा ध्यान देंगे। एफ एस की जो वैल्यू होगी बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल आर लेस देन म्यू एस इंटू आर होता है। इक्वल आर लेस देन म्यू एस इंटू आर होता है। एक चीज आप ध्यान रखें बेटा, यहाँ पे लिखा गया वैल्यू इक्वल आर लेस, सिंबल जो होता है इक्वल आर लेस का होता है म्यू एस इंटू आर। मतलब क्या हुआ, देखो इसकी जो वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम जो वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की होगी वो म्यू एस इंटू आर यानी इसके बराबर हो जाएगा बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, उसी को हम लोग लिमिटिंग कह लेंगे। और उससे कम भी हो सकती है। कम कैसे हो सकती है, सुनो जरा, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके इसी में बताते हैं। देखो हमने एक डायग्राम बनाया है ऊपर ना बेटा, तो ऐसा यहीं से हम कंपेयर कर लेते हैं, ध्यान देना थोड़ा, क्योंकि नीचे आपको उतना क्लियर दिखेगा नहीं, ऊपर आप देख लेते हैं। ये फोर्स है, आपको समझाने के लिए हम ले रहे हैं, ध्यान देना। ये फोर्स आपका है, इस पे मान लीजिए, ठीक है, जो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर निकाला गया, सपोज दैट इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो निकाला गया, उसे लिमिटिंग कह लो, ये 200 न्यूटन है। कितना न्यूटन है बेटा, सपोज दैट किसी केस में आपको, इस केस में आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल रहा है वो हमारा 200 न्यूटन है, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 200 न्यूटन हो गया। अभी क्या किया आपने, जो फोर्स लगाया यहाँ पे, कितना लगाया, फोर्स जो लगाया मान लो 100 न्यूटन का लगाया। थोड़ा ध्यान देना, बहुत मेन पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक, जो फोर्स अप्लाई किया वो आपने 100 न्यूटन अप्लाई किया। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है वो कितना हो सकता है, 200 न्यूटन हो सकता है। क्या जब आप 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे बेटा, तो ये 200 न्यूटन का यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। सोचिए कि अगर आप 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नल, तो क्या यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम डेवलप हो सकता है, उसकी वैल्यू दी गई है 200 न्यूटन, तो क्या वो 200 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा? कोई दिमाग लगाइए। अगर अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप हो सकता है वो 200 न्यूटन है, तो क्या उस कंडीशन में जब आप 100 न्यूटन का अप्लाई करेंगे फोर्स, तो 200 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा? नॉट। ठीक, आंसर क्या आएगा, नहीं, नो। क्यों, देखो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का काम बेटा मोशन स्टार्ट करना नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स का काम ऑलवेज होता है मोशन को सीज करना। सीज करना मतलब रोकना, बंद करना। ठीक है, वो हमेशा अपोज करता है, यानी कि मोशन का क्या करता है, अपोजिंग फोर्स आपका होता है। कभी भी वो मोशन को स्टार्ट या स्टार्ट नहीं करता या उसका सपोर्ट नहीं करता है, हमेशा वो अपोज करता है। तो कंडीशन क्या, आपने क्या पुलिंग फोर्स यानी जो उसको पुल करना चाह रहे हैं, खींच रहे हैं, जिससे वो 100 न्यूटन लगा रहे हो। अगर ये 200 न्यूटन बेटा इधर डेवलप हो जाएगा, तो नेट फोर्स की वैल्यू किधर आ जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी ना भाई, इधर 200 उधर 100, तब तो बॉडी इधर मूव करना शुरू कर देगा यार। तो फ्रिक्शन कभी मोशन स्टार्ट नहीं करता ना, तो अगर यहाँ 200 होता तब तो ज्यादा फोर्स इधर हो जाएगा, तो इधर बॉडी मूव करने लगेगी। जबकि फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी होते हैं वो मोशन का अपोज करना, तो सपोर्ट कैसे करेगा? अगर ऐसा होता, सोचो ऐसा होता ना, तो जो फ्यूल प्रॉब्लम अपनी है ना सारी सॉल्व हो जाती है। हम 100 रुपये लीटर का पेट्रोल नहीं डलवाते। ठीक, क्यों? गाड़ी को खड़ा करते, मान लो आपको जाना है इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है, तो जब आप इधर जाओगे तो फ्रिक्शन किधर आएगा, इधर की तरफ। तो करते क्या हम लोग, पीछे से भैया इधर से धक्का लगाओ, फ्रिक्शन इधर डेवलप होगा। जब हम इधर जाते हैं तो फ्रिक्शन इधर, इधर अगर कोई धक्का लगाएगा तो फ्रिक्शन उधर, तो पता लगा इधर से हम लोग क्या करते, धक्का लगवाते, फ्रिक्शन इधर से डेवलप होता, गाड़ी चल देती। तो दैट मीन्स रॉन्ग है ना, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। नहीं तो क्या कहते, एक बच्चा धक्का लगाता, कहते अब हट जाओ सामने से, उसके बाद गाड़ी अपने आप चलने लगती। बट ऐसा होता नहीं है बेटा, फ्रिक्शन रोकता है, कभी चलाता नहीं है गाड़ी को, या किसी भी ऑब्जेक्ट को कभी मूव नहीं कराता, मोशन का अपोज करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जब आप 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ना, तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप होगा यहाँ पे, वो बेटा 100 न्यूटन ही होगा। जब यहाँ पे आप फ्रिक्शन फोर्स की अप्लाइड फोर्स 150 कर देंगे, तो यहाँ पे उस समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एडजस्ट होकर 150 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप 200 कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 200 इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, अब इसकी वैल्यू बेटा मैक्सिमम 200 थी। अब इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता है, इससे ज्यादा वो अब नहीं बढ़ सकता है। अब क्या करेंगे, अगर इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो गाड़ी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी बॉडी आपकी मोशन स्टार्ट कर देगी। और जैसे बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाता है बेटा, उसमें अब जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसे हम लोग कह लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी में मोशन स्टार्ट होने के बाद जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा उसे हम लोग नाम देंगे क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वो आपका कहलाएगा, आप काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। तो अगला स्टेप हम लोग जो स्टडी करेंगे वो काइनेटिक फ्रिक्शन। और याद रखेंगे
जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है किसी गिवन पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए, किसी गिवन पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। मतलब कोई अगर एक पेयर पेयर मतलब जोड़ा किसी पर्टिकुलर सरफेसेस के लिए स्टडी आप कर रहे हो तो उसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच डेवलप होने वाला जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता था, या लिमिटिंग कह लो, स्टैटिक वहां मत कह के बल्कि कह दो लिमिटिंग, ठीक है, या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। इसीलिए आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, सभी लोग एटलीस्ट साइकिल तो चला ही लेते होंगे, सभी लोग एटलीस्ट साइकिल चला लेते होंगे। जब साइकिल हम चलाना बेटा स्टार्ट करते हैं, आप साइकिल खड़ा करो यानी साइकिल को बैठो उस पर, जब आप चलाना स्टार्ट करते बेटा तो देखते होंगे आपको थोड़ा बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, और जब साइकिल एक स्पीड मेंटेन कर लेती है ना, हम थोड़ा थोड़ा उसको क्या करते हैं, बल लगाते रहते हो, साइकिल चलती रहती है। अब ये चीज़ गाड़ी में आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो क्योंकि गाड़ी आपके बल लगाने से नहीं चलती है ना, तो इसलिए गाड़ी में ये फैक्टर थोड़ा सा हमारा प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है क्योंकि गाड़ी हमारे पैरों से नहीं चलती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो चीज़ हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब साइकिल की केस करेंगे तो साइकिल तो आप खुद बल लगा के चलाते हो, इसलिए वहाँ पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हो जाता है, इसलिए वहाँ पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हो जाता है। तो ये बेटा हमारा फ्रिक्शन की सिचुएशन थी, क्या होती है कैसी होती है, एक बार जरा सा आप देख लिए, 1 मिनट का टाइम है, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको हम थोड़ा सा इरेज करके तब बताते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर कोई डाउट है बेटा तो एक बार देख लिए इसमें, ठीक है, फिर बताते हैं, जल्दी करिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। यही लिख लेते हैं और इसी में हम थोड़ा चेंज करके अपना बना लेंगे बेटा। लिखते हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक अब डिफिनीशन में थोड़ा सा इसी में हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे, हमारा बन जाएगा बेटा, फिर से लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक। देखो क्या हम लोग बोला, इट इज अपोजिंग फोर्स डेवलप बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस व्हेन they are when they are in motion with respect to other, when one ऐसे कर लो, when one body is moving with respect to other, with respect to other, ठीक है। तो हमने इट इज द अपोजिंग फोर्स डेवलप बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस व्हेन वन बॉडी इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ये तब डेवलप होता है बेटा जब दो बॉडी, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। जब दो बॉडी के बीच में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बेटा क्या हो रहा है, आपका मोशन हो रहा है, उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा उसे हम लोग कह लेते हैं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। जब दो बॉडी के बीच में आपका फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है, एक बॉडी मूव कर रही है, दूसरी बॉडी उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, रेस्ट में है, या उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, उनके बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन से कहेंगे इट इज द अपोजिट फोर्स डेवलप बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस व्हेन वन बॉडी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। या आप कह सकते हो व्हेन बिटवीन टू बॉडीज रिलेटिव मोशंस टेक्स प्लेस। टेंडेंसी नहीं, रिलेटिव मोशन अब हो रहा है, टेंडेंसी की बात नहीं करेंगे, अब रिलेटिव मोशन हो रहा है, तब उस केस में जब आपका क्या अपोजिंग फोर्स जो डेवलप होगा उसे हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिखेंगे एफ के से, और यहाँ पे लिखते हैं बेटा एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, ये हो जाएगा यहाँ पे एफ के की वैल्यू म्यू के इंटू एम जी हो गया, ठीक। लेकिन अब ये चीज ध्यान रखेंगे, इस केस में
आपका जो अप्लाइड फोर्स है, इस कंडीशन में जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स एफ जो है ये एफ के से, यानी एफ की कंडीशन जो होगा यहाँ पे, एफ मस्ट बी ग्रेटर, या अप्लाइड फोर्स एफ, कैपिटल एफ मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एस, यानी एफ की वैल्यू जो होती है या एफ एल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तब उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा वो आपका कहलाएगा कैसा, काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि यहाँ पे बॉडी में मोशन, यानी बॉडी में क्या हो, मोशन स्टार्ट हो जाए, मैंने किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से बॉडी आपकी मूव करनी स्टार्ट कर चुकी हो, तब उस केस में जो डेवलप होगा उसे हम कहेंगे, ठीक है, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसे दिखाएंगे बेटा म्यू के की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, आप कहेंगे इसे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा बेटा, ठीक। और यहाँ पे म्यू एस को लिख लीजिएगा, म्यू एस जो होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बेटा, वो आपका उस पर्टिकुलर पेयर ऑफ क्या सरफेसेस के लिए फिक्स रहता है, ठीक है। वो उसके बॉडी मूव कर रही कि नहीं कर रही उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये नहीं कि बॉडी मूव कर रही है तब फिलहाल जब मूव करेगी तो स्टैटिक के बजाय काइनेटिक हो जाएगा, लेकिन जब तक वो मोशन नहीं कर रहा है तब तक जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन सरफेसेस के लिए होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। अब उसकी वैल्यू जब चेंज कर सकते हैं हम बाई वेटिंग वगैरह, ठीक है, सरफेस को क्या कर दिया जाए, वेट कर दिया जाए, ठीक है, ऑयलिंग कर दिया जाए, ग्रीसिंग कर दिया, जैसे होता है गाड़ियों में हम लोग क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग कराते हैं। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल डाले जाते हैं ना इसी पर्पज से, जिससे फ्रिक्शन की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाए। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ही हम लोग ऑयलिंग या क्या उसमें ग्रीसिंग गाड़ियों में कराई जाती है, ठीक है, जिससे आपका जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है उनके बीच में कम हो जाए, ठीक। इसी तरह से जब आपका क्या, जैसे बारिश के टाइम पे रोड पे आप चल रहे हो तो उस केस में जब बारिश हो जाती है तो आप देखते होंगे रिलेटिवली जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो घट जाती है। जो फ्रिक्शन की वैल्यू रिलेटिवली होती है वो क्या होती है आपकी, डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है। तो घटने की वजह से आप देखेंगे बारिश के टाइम पे या जब पानी गिरा होता है तो उस कंडीशन में स्केडिंग जो होती है, यानी स्लिप करने के जो चांसेस आपके होते हैं, फिसलने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक, क्योंकि उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है वो वैल्यू बेटा हमारा घट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई, हम लोग डिस्कस कर लिया। एक तो फ्रिक्शन पहले डिस्कस किया, फिर पढ़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें अपनी ये डिस्कस हो गई। एक बार इसको आप ठीक है देख लीजिए, फिर अगला हम लोग बात करते हैं बेटा रोलिंग फ्रिक्शन का। और याद रखेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। रुक जाइए, हम एक स्टेटमेंट बनता है आपका बेटा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, हम यहाँ पे देखो बना के लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे आप इसको। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस म्यू एस की जो वैल्यू होती है बेटा, म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के होता है। म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज़्यादा होती है, सो इसलिए एफ एस की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या हो जाता है, एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, या इसे एफ एल कह लो, एफ एल की जो वैल्यू होती है एफ के से ज़्यादा होती है, ठीक है। एफ एल इसलिए लिख दिया बेटा क्योंकि एफ एस की वैल्यू तो वेरिएबल होती है, ठीक है, लेकिन एफ एल की जो वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसकी हमेशा बराबर होती है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, स्टेटमेंट के पॉइंट पे भी हमें क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटा रोलिंग फ्रिक्शन का, समझ गए इतना बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये याद रखिएगा, क्योंकि देखिए इस यूनिट में फ्रिक्शन में बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है, फार्मूले अभी बस एक दो बचता है आपका, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सॉरी यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और फिर हमारा क्या रोलिंग फ्रिक्शन, बस इतने ही फार्मूले हैं, फार्मूला खत्म। अब सारा का सारा एप्लीकेशन है, तो फार्मूले नहीं है, फार्मूले खत्म हो गए सारे बेटा, बस यही इतने फार्मूले हैं। वो भी बोर्ड में तो खाली आपका क्या काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन खाली दिया जाता है, और आपको वहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दिया है बस, ठीक है। तो उस केस में फार्मूले इस चैप्टर में नहीं है, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। जितना हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था कहाँ पे,
अभी पीछे चैप्टर में लॉ ऑफ केस में मोशन में वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज में आती हैं, उन सब पे हम फ्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं बेटा हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन का। पहली बात, रोलिंग फ्रिक्शन डेवलप कब होगा, ये तो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा। देखो, अगर रोलिंग फ्रिक्शन बेटा तभी डेवलप हो रहा है जब उस बॉडी की रोल करने की टेंडेंसी, यानी वो बॉडी रोल कर सके। ठीक है, तो हमारा उन्हीं शेप की बॉडी के लिए आपका ये क्या होता है, डेवलप होता है या प्ले करेगा, जहाँ पे हमारा क्या होता है, बॉडी रोल कर सके। जैसे रोलिंग किसका हम करा सकते हैं, आप स्पेयर हो, लुढ़का दीजिए, लुढ़कता हुआ जाएगा, रोलिंग वहाँ पे पॉसिबल है बेटा। दूसरा कंडीशन हमारा होता है बेटा, आपका कोई डिस्क हो, डिस्क मतलब जैसे हम सीडी डिस्क लेते हैं, बाकी चीजें हैं, कोई डिस्क हो, ठीक है, सर्कुलर प्लेट जिसे कह लीजिए, उसको आप कर दीजिए तो रोल करते हुए जाता है। ठीक है, कोई आपका क्या सर्कुलर रिंग हो, उसे आप क्या करिए, रोल करिए तो रोल करते हुए जाएगा। ठीक है, और अगर कोई क्या ले लीजिए आप, ठीक है, नेक्स्ट ले लीजिए आपका सिलेंडर ले लीजिए, सिलेंडर को आप क्या करिए, रोल करा सकते हैं। तो रोलिंग के लिए हमारे कुछ शेप डिफिनिट होते हैं, वही आपका रोलिंग कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे में रोलिंग पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, बाकी में रोलिंग आपकी पॉसिबल नहीं होती, तो रोलिंग के लिए हमारा कैसे स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, ठीक है, आपका रिंग शेप का हो, डिस्क शेप का हो, इन सब केसेस में आपकी रोलिंग हमारी बेटा पॉसिबल होती है। ठीक, और जब कोई बॉडी रोल करता है ना, जब कोई बॉडी रोल करता है बेटा, तो उस कंडीशन में उस पर जो अपोजिंग फोर्स की वैल्यू होती है वो हमेशा स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन से बहुत कम होता है, मच मच लेस देन स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आपका होता है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमने पहले ही बात किया कि काइनेटिक की वैल्यू भी स्टैटिक से कम है, और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू हमारे क्या काइनेटिक से भी बहुत कम होती है। ठीक है, इसीलिए किसी बॉडी को रोल कराना मोर इजियर होता है इन कंपेरिजन टू स्लाइड कराना। जैसे किसी बॉडी को आपको क्या करना है, अगर एक प्लेस से दूसरी, अगर कोई भी बॉडी है, एक मिनट बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई भी अगर बॉडी है बेटा, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसको ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है, और उसमें रोलिंग पॉसिबल हो, अगर उसमें रोलिंग पॉसिबल हो तो उस कंडीशन में उसको रोल कराना मच मोर इजियर होता है इन कंपेरिजन टू स्लाइड कराना। एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, जैसे मान लो क्या ले लिया आपने, ट्रक ले लिया, ट्रक बड़ी चीज है, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं जिससे इजी वे में आप कर सके। मान लिया आपका क्या है, कार है, कार है ना, अब कार को मान लो गाड़ी घुस जाती है, गाड़ी क्या करेगी, घुस गई, ठीक है, रोड पे खड़ी है, अब दो लोग भी उसको, अगर प्लेन रोड है, दो लोग भी धक्का मार के उसको आगे हम पहुंचा देते हैं। अगर दो लोग भी हैं और गाड़ी आपके क्या है प्लेन रोड पे अगर खड़ी है, मान लिया आपका कार, ठीक है, उस केस में आप क्या करते हो, उसको पुश करते हो, धक्का मारते हो, आराम से आगे चली जाती है। ठीक, लेकिन अगर उनके सारे पहियों को निकाल दिया जाए, सारे पहियों को निकाल दिया जाए, या उल्टा कह लो सारे ब्रेक लगा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, ब्रेक लगा दिए जाए सारे पे, तो जब ब्रेक लगा दीजिए ना, तब उसी कार को क्या दो लोग को क्या पुश कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है बेटा। उस केस में दो लोग उसको क्या हिलाना, अगर हैवी गाड़ी है कोई, जैसे फोर व्हीलर में बहुत सारी होती है, कुछ हल्की होती है, कुछ हैवी होती है, तो अगर हैवी फोर व्हीलर है तो उस केस में दो लोग से हिलेगी भी नहीं तब। ठीक है, और जबकि वही गाड़ी अगर आपका किस पे है, आप ब्रेक नहीं लगाए हैं या टायर पे आपका सेटिंग है, तो उस केस में आप पुश करके क्या एक जगह से दूसरी जगह, अगर प्लेन रोड है तो ट्रांसफर आराम से कर लेते हैं। तो दैट मीन्स कह सकते हैं बेटा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में जो हमारा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, बहुत कम होता है, वो वेरी स्मॉल होता है। इसीलिए जितनी भी व्हीकल सिस्टम है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी हमारी रोलिंग कॉन्सेप्ट पे बनाई जाती हैं। हर चीज़ हमारे किस पे होती है, रोलिंग कॉन्सेप्ट पे बनाई जाती है, स्लाइडिंग पे नहीं होती है। स्लाइडिंग पे जो है उसके जो फ्यूल कंजप्शन होगा ना, पता नहीं कितने टाइम से ज़्यादा होगा, और फिर वो उतना स्पीडली वो जा भी नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे आप ले लो ट्रेन होती है, अगर ट्रेन के सारे पहियों को निकाल दिया जाए तो ट्रैक पे हम इसको घसीट के ले जाएंगे, तो पॉसिबल है क्या, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो भी चीज़ें हमारी मोशन के लिए यूज़ की जाती है, वहाँ पे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं,
ये लगभग सभी लोग जानते हैं। जैसे लकड़ी के बड़े बड़े क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, उसको जब कट कर देते हैं ना, तो कट करने के बाद जो उनके टुकड़े होते हैं, मान लो ये मोटा सा टुकड़ा है एक, ठीक, एक मोटा सा क्या है, वुडन ब्लॉक है, अगर इसको आपको क्या घसीट के ऐसे ले जाना हो, खींच के ले जाना हो, तो बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगा। इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, लकड़ी के टुकड़े की बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर इसको रोटेट करके ले जाना हो ना, तो बड़े बड़े आपके लकड़ी के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, दो साइड से दो लोग क्या एक सपोर्ट की यानी बांस की हेल्प से ऐसे हाथ से भी उसको लुढ़का के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब रोलिंग इज मच मोर इजियर देन स्लाइडिंग। मतलब जो नहीं फिजिक्स पढ़ा है वो भी जानता है बेटा, जो फिजिक्स नहीं पढ़ा वो भी जानता है कि खींच के ले जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, जबकि धक्का मार के उसको क्या लुढ़का के ले जाते हैं, बड़े आसानी से चला जाता है। तो जो रोलिंग होता है ये कंडीशन आपकी होती है। तो रोलिंग के लिए हम कहेंगे इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले या दैट डेवलप, ठीक है, व्हेन वन बॉडी इज, ठीक है, व्हेन वन बॉडी इज सम सिमेट्रिक, ये कंडीशन होनी चाहिए, सिमेट्रिक शेप का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल शेप या सिमेट्रिक शेप का होना चाहिए, ठीक है। लाइक आपका हो गया क्या, हमने बोला था स्फीयर हो गया बेटा, सिलेंडर हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, इस सबसे शेप का होना चाहिए, विच रोल ओवर द सरफेस ऑफ अदर, which roll over the surface of other are called rolling friction। तो लिखेंगे क्या बेटा, the opposing force, the opposing force develop between two सरफेसेज। तो आपका यहाँ पे एक चीज हम कह लेंगे बेटा, डेवलप बिटवीन किसमें, या कम्स इनटू प्ले बोलते हैं, ठीक है, व्हेन वन बॉडी ऑफ सिमेट्रिक शेप, ध्यान रखेंगे वन बॉडी ऑफ सिमेट्रिक शेप, इसको इंक्लूड हम कर लेंगे बेटा, ठीक है। डेवलप बिटवीन, ठीक है, डेवलप कर देते, बिटवीन आता है डेवलप्ड, ठीक, व्हेन वन बॉडी ऑफ सिमेट्रिक शेप, वन बॉडी ऑफ सिमेट्रिक शेप, सिमेट्रिक शेप ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कैसा, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप का हो, सिलेंड्रिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, ठीक है, रिंग शेप का हो, ठीक है, आर डिस्क, आर आप ले लो, डिस्क शेप का हो, ETC का लेते हैं, ठीक है। रोल्स द अपोजिट फोर्स डेवलप व्हेन वन बॉडी ऑफ सिमेट्रिक शेप, ठीक है, लाइक यहीं पे कर लेते हैं सिमेट्रिक शेप, लाइक कर लो, लाइक स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, रिंग और डिस्क आर रोल्स ओवर अदर, ठीक है, अदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इसी को कहते हैं बेटा हम लोग रोलिंग। ये तो डेफिनेशन हो गया, फिलहाल डेफिनेशन का बहुत तो नहीं है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। लेकिन ध्यान रखेंगे वही डेवलप होगा जहाँ पे बॉडी रोल करने के लिए उसका शेप जो है रोलिंग टाइप का हो, जिसको रोल कराया जा सके, ठीक है। आप कहोगे क्यूबिकल बॉडी है उसको हम रोल कराएंगे, तो वहाँ पे रोलिंग पॉसिबल नहीं होगी बेटा। अगर जो बॉडी आपको दी गई है उसका जो शेप है आपका कैसा हो, अगर क्यूबिकल शेप का है तो वहाँ पे रोलिंग आपका पॉसिबल नहीं होगा, तो वो रोल नहीं कर सकता है, वहाँ पे स्लाइड कर सकता है, ठीक है, स्लाइडिंग हो जाएगी, लेकिन टपलिंग हो जाएगी, टपलिंग मतलब पलटना जिसे कहते हैं, लेकिन वो रोल नहीं करेगा, तो वहाँ पे रोलिंग पॉसिबल नहीं होती। तो रोलिंग के लिए कुछ हमारे डेफिनेट शेप होने चाहिए, सिमेट्रिकल शेप होने चाहिए। जब सिमेट्रिकल शेप की बॉडी होगी तभी आपकी वो रोल कर सकती है, तो उसी को हम कह लेते हैं बेटा, ठीक। अब यहाँ पे जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जो हमारी रोलिंग फ्रिक्शन होता है बेटा, उस केस में थोड़ा सा इसके लिए जो रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग वो डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट होता है देन क्या, आपका जो पीछे हमने पढ़ा था, चाहे वो हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा, चाहे काइनेटिक पढ़ा, चाहे लिम्पटिक पढ़ा, उनसे इसके जो फार्मूले का रिलेशन होता है वो डिफरेंट होता है बेटा, ठीक है। FR की जो वैल्यू होती है, FR की जो वैल्यू होती है रोलिंग फ्रिक्शन, हम लोग ऐसे लिखते हैं बेटा, FR, R फॉर रोलिंग, इक्वल टू, जैसे वहां पे म्यू इंटू हम R लेते थे ना, ठीक है, या म्यू इंटू N लेते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा म्यू R इंटू R बाई स्मॉल r। अब यहाँ पे R की जगह हम N से दिखा देते बेटा, क्योंकि R और R में आप कंफ्यूज करेंगे,
यहाँ एन से हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब कौन क्या है नीचे हम लिख देते हैं। एफ आर तो रोलिंग फ्रिक्शन है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और म्यू आर जो हो गया कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। म्यू आर यहाँ पे होगा वेयर म्यू आर कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ये हो गया बेटा म्यू आर। एन जो है इसी को हम आर से भी दिखा सकते हैं, इसे नॉर्मल फोर्स कहेंगे, जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था आर से, नॉर्मल फोर्स। एन कह देते हैं, इस ब्रैकेट में हम आर ले लेते हैं। आर मतलब जो रिएक्शन फोर्स हमने कहा, एन या आर जो है नॉर्मल फोर्स, आर इसी को रिएक्शन फोर्स कह लेते हैं हम लोग। वैसे स्पेशली जो बात होती है वो नॉर्मल फोर्स यूज करते हैं, दे आर नॉर्मल फोर्स हो गया बेटा, ठीक। तीसरा स्मॉल आर रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी। ध्यान रखना यहाँ पे वो, वहाँ पे ये फैक्टर नहीं आता था, वहाँ म्यू इंटू आर खाली आता था, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल आर होता है रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी, जो रोलिंग बॉडी की रेडियस है वो होता है, ठीक है। तो ये होता है रेडियस ऑफ रोलिंग बॉडी होता है बेटा, रेडियस ऑफ रोलिंग बॉडी, जो बॉडी आपकी रोल कर रही है उसकी रेडियस होती है। तो इतने चीज हम यहाँ से दिखा देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखो कंडीशन क्या होता था, वहां पे म्यू इंटू एन होता था, ठीक है। और यहाँ पे म्यू इंटू एन बाई आर है। रोलिंग बॉडी की रेडियस जितनी बड़ी होगी ना, वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी कम होती जाती है, उतनी ही रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती, कम होती जाती है। यानी जो बॉडी हमारी रोल कर रही है, जो बॉडी आपको क्या कर रही है, रोल कर रही है, उसकी रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो वो हमारा आर होता है बेटा, ठीक है। तो हम लोग कह लेते हैं आर इज द रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी। जो भी बॉडी आपकी रोल कर रही है, जिसको आप चाहे वो स्फीयर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे रिंग हो, चाहे डिस्क हो, जो भी है, ठीक। अब केस क्या हाल किया जाता है, यहाँ पे जो म्यू आर की वैल्यू होती है बेटा ना, लेस देन म्यू एस होता है या म्यू के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू आर की जो वैल्यू होती है लेस देन, ठीक है, मतलब बहुत कम होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो लेस देन हमारा होता है क्या, म्यू के आर म्यू एस, म्यू के आर म्यू एस, ठीक। इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो वेरी स्मॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम दिखा देते हैं क्या होगा, कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन उसके बेस पे आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कम है बेटा इसकी तुलना में, काइनेटिक और स्टैटिक से, और यहाँ पे एक डिवाइडिंग फैक्टर भी हो गया, इसीलिए रिजल्टेंट वैल्यू जो होती है वो वेरी स्मॉल होती है। इसी वजह से यहाँ पे बेटा जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है हमारी ना, वो बहुत ही कम होती है। रिजल्टेंट जो वैल्यू आती है वो आपकी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो इसके बेस पर आप यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक है। इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। दिस इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन, इसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। बातें क्लियर हो गई बाबू। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे क्या हो गए, आपके फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई, क्या होता है क्या नहीं होगा, यहाँ से आप दिखा देते हैं। हमने सारी कैटेगरी आपको बता दी, ठीक। कब कौन लगेगा ये भी आपको डिस्कस कर लिया गया। आगे एक टर्म आता है बेटा एंगल ऑफ रिपोज, एक टर्म आता है, हम लोग इसको कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक। तो आगे आता है बेटा हमारा एंगल ऑफ रिपोज, देख लीजिए, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दो चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक। तो इरेज कर देते बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए। बोला जा रहा है बेटा एंगल ऑफ रिपोज, एक टर्म आता है बेटा एंगल ऑफ रिपोज, एक टर्म हमारा आता है REPOSE। तो यहाँ पे लेते बेटा एंगल ऑफ रिपोज, अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं मेनली, ठीक है। अल्फा से दिखा लीजिए, अल्फा क्या होता है सुनो। देखिए जब हम बेटा किसी भी रफ इंक्लाइन सरफेस पे किसी बॉडी को रखते हैं ना,
तो उस कंडीशन में उसकी टेंडेंसी होती है नीचे की तरफ स्लाइड करने की। अब हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, उसकी टेंडेंसी होती है नीचे की तरफ क्या करने की, स्लाइड करने की, ठीक है। लेकिन वो स्लाइडिंग तब होगी जब बेटा उस पर नीचे की तरफ लगने वाला जो वेट का कंपोनेंट है यानी mg sin थीटा, उसकी वैल्यू उस पे लगने वाले उस स्टैंड पे स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा उसके हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उससे हमारा क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। जब इक्वल होगा तब जस्ट वो स्लाइड करने की उसकी टेंडेंसी होगी, उस समय जस्ट उसके स्लाइडिंग की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। तो उस केस में जब वो जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट करने वाला होता है, ठीक है, तो जो एंगल आपका होता है जिस मैक्सिमम एंगल पे या जिस मिनिमम एंगल पे वो जस्ट स्लाइडिंग बेटा स्टार्ट करने वाला होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। द मिनिमम एंगल, ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ऑफ ए रफ इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, एट विच जस्ट बॉडी टेंड टू स्टार्ट मोशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं द मिनिमम एंगल, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फॉर रफ सरफेस at which ठीक है, a body present on it, ठीक है, just tends to start motion, is called angle of repose, बेटा रिपोज कहते हैं। ये तो हमने डिफाइन कर दिया बाबू, क्या होता है जिनको नहीं पता है, ठीक है, जैसे इन्होंने एंगल ऑफ रिपोज। अब फिर से डायग्रामेट के लिए आप देखिए तब समझ में आएगा। ये है, मान लो दिस इज द एंगल अल्फा। सपोज किया इस पे एक बॉडी आपने रखा बेटा, ये रफ सरफेस है, अगर स्मूथ होगा तो कुछ भी एंगल होगा बेटा तुरंत तो बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करनी शुरू कर देगी। अगर वो स्मूथ होगा तो जरा सा भी, ठीक है, जरा सा भी आपका वहां पे इंक्लाइनेशन होगा बट बेटा तुरंत बॉडी क्या करेगी, स्किड करना यानी स्लाइड करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे, ठीक है, रफनेस है तो उस केस में एक पर्टिकुलर एंगल पे ही बॉडी आपकी मोशन स्टार्ट करेगी, तो हमेशा नहीं करेगी। जब एक पर्टिकुलर एंगल पे पहुंच जाएगा तब स्टार्ट करने वाले होगी, उससे एंगल जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वहां पे उसके एक्सेलेरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने कहा था बेटा कि अगर बॉडी को इंक्लाइन सरफेस पे रखते हैं तो वेट तो हमें कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। दिस इज द वेट ऑफ बॉडी, ये हमारा बॉडी का वेट हो गया। इसका एक कंपोनेंट हमारा अंदर की तरफ काम करेगा, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होता, हमने पीछे ही डिस्कस कर लिया था फोर्स में। तो यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट आता था बेटा, आपने पढ़ा था mg cos थीटा लिया था, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा ले लेना, और इसका इधर का जो कंपोनेंट होता है ये कहलाता है आपका mg साइन अल्फा हो गया, वहाँ थीटा था यहाँ अल्फा है। फिर अब देखो ये जैसे इस वेट की वजह से बॉडी नीचे इससे क्या स्लिप करना चाहेगी ना, इस पे तुरंत एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स आपका पीछे की तरफ डेवलप होगा जैसे इस इंक्लाइन सरफेस पे रखेंगे। अब थोड़ा सा आप हम बार बार इसको इरेज करके नहीं बताएंगे। अगर मान लो इस एंगल पे, इस एंगल अल्फा पे जस्ट बॉडी का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट अलोंग द प्लेन है फोर्स का, इसके वेट का, वो इस फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर जाए, इस फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर जाए, तो बेटा ऐसे कंडीशन में ये बॉडी जस्ट अभी मोशन क्या करने वाली होगी, स्टार्ट करने वाली होगी। ये बॉडी जस्ट अभी मोशन क्या करने वाली होगी बेटा, स्टार्ट करने वाली होगी। इसी कंडीशन को, इस कंडीशन में जो आपका एंगल होता है उसे हम लोग कह लेते हैं बेटा एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फॉर एन इंक्लाइन सरफेस एट विच, ठीक है, बॉडी जस्ट हैव ए टेंडेंसी टू स्टार्ट मोशन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्या, रिपोज। उसी को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और ये हमारा हो गया रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स आप लोग कह देते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है,
अंडर क्या कंडीशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज या इन कंडीशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, इन दिस कंडीशन सीधे कर लेते हैं, इन दिस कंडीशन एफ की जो वैल्यू होगी ये आपका होना चाहिए बेटा एम जी किसके, साइन थीटा के, और यह फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो इनके बीच में हमारा कितना है, म्यू है, तो आएगा म्यू इंटू आर, आर की वैल्यू आएगी बेटा एम जी, देखो यहाँ पे आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर है, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू हो गया बेटा एम जी साइन थीटा, एम जी हमारा बेटा कैंसिल हो जाता है, तो साइन बाई कास करोगे तो साइन थीटा, अरे अल्फा है, सॉरी यार, यहाँ पे बेटा हम लोग अल्फा से दिखा रहे हैं तो अल्फा ले लेना, ठीक है, तो साइन अल्फा अपान कास अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा बाई कास अल्फा इक्वल टू बचे, देखो ये साइन बाई इधर कास किया तो ये इधर बच गया म्यू, यानी कि कह सकते हो इसे कहते हैं टेन अल्फा, तो टेन अल्फा की वैल्यू हो गई हमारी किसके बराबर, म्यू के बराबर हो गया, टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया आपका, म्यू के यहाँ पे बेटा इक्वल होता है, ठीक है, या अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो टेन इनवर्स म्यू के बराबर हो जाएगा, अल्फा की जो वैल्यू कितना एंगल होना चाहिए, तो वो कंडीशन आपका होता है, अल्फा की जब वैल्यू निकालेंगे टेन इनवर्स वन के बराबर या टेन इनवर्स म्यू के बराबर हो जाएगा, तो ठीक है, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, इसी को कह लेते हैं बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा जो है यहाँ पे एंगल ऑफ क्या कहलाता है, एंगल ऑफ सॉरी एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। फिलहाल अभी आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और इसके एप्लीकेशन, तो जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस करोगे बेटा ना, तो उसकी वैल्यू भी आपकी न्यूमेरिकली इतनी ही आएगी, जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वही वैल्यू हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी आएगा, कल इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, एंगल ऑफ इसको फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या होगा कैसे होगा, तो वहां से आप लोग दिखा लेंगे, ठीक है। तो ये केसेस आपके होते हैं, एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, ठीक, तो इसके बेस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये आपका हो गया रिपोज। अब कल आप लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फिर इस पे एप्लीकेशन कैसे होंगे, क्वेश्चन क्या होंगे, अब बहुत सारे आपके यहाँ पे क्वेश्चन हमारे बनेंगे बेटा, अलग अलग कंडीशंस आपको बताई जाएंगी, कब क्या लागू होगा कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट हैं वो आज हमने डिस्कस कर दिया, खाली कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा बचता जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बच रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की चीज़ें बच रही हैं, और बाकी अगर कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मतलब क्या जो हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या क्वेश्चन अप्लाइड बेस बनेंगे, ठीक है, तो इतना बेटा आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा सा करके, और इस पे जो क्वेश्चंस आपको कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी कल हम यहाँ पे और बता देंगे जो हमारा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, फिर उस पर क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक, तो इतना एटलीस्ट आप कर लीजिएगा, उम्मीद की जाती है आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी, अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है, बट पढ़ते रहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी आपकी इतनी अच्छी है तो उसका फ़ायदा उठाते रहिए बेटा, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, ठीक है, ओके।